नमस्ते दोस्तों। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था, उसमें मिरर, स्फेरिकल मिरर्स दो देखे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, और उनकी इमेज फॉर्मेशंस देखी थी। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो क्या क्या होता है, और उनके यूजेस देखे थे, कहाँ कहाँ होता है। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज अपना नया टॉपिक जो है, हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि क्या है, जब लाइट एक ग्लॉसी सरफेस से बाउंस बैक कर जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस ग्लॉसी नहीं होता, अगर इस सरफेस में से ग्लॉस, जो हमने देखा था मिरर वाले में कि हमने मिरर के लिए क्या था कि एक ग्लास होना चाहिए और उसको अगर हम पॉलिश कर दें तो एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर वो पॉलिश हम नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में लाइट उससे पास हो जाएगी। तो वो पास जब होगी, तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप अगर एक ग्लास लेते हैं ये, तो अगर इसके थ्रू अगर लाइट पास करेंगे तो जब आप नोटिस करेंगे कि जो लाइट है उसकी डायरेक्शन में और स्पीड में दो चीज़ों में चेंज आ जाता है। वो कारण क्या है उसका कि ये जो है अभी तो एयर में है तो ये मीडियम अलग है, और जब वो ग्लास में जाता है तो मीडियम चेंज हो जाता है, क्योंकि एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का गैप डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन जब ग्लास में है तो ग्लास में अलग है। तो इस वजह से जो लाइट है उसकी डायरेक्शन और स्पीड में चेंज होता है। वो आप ये देख भी सकते हैं, एक्चुअल में लाइट अगर सीधे जानी चाहिए थी लेकिन वो सीधे ना जाके वो बेंड हो गई है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या था, जब सेम मीडियम में ही एक ग्लॉसी सरफेस से आई, बाउंस बैक करके चली गई, तो वो रिफ्लेक्शन होता था। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉस पढ़े थे, तो वैसे सेम रिफ्रैक्शन भी है। रिफ्रैक्शन में भी हम दो लॉस देखेंगे। उससे पहले एक हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं कि कैसे लाइट आ रही है। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे आ रही है। अभी क्या हो, एक्चुअल में तो इसे जाना चाहिए था सीधे, ये डॉटेड डॉट पोजीशन जो है इसमें जाना चाहिए था, लेकिन जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसमें ये होता है कि लाइट जो है वो बेंड कर जाती है इस डायरेक्शन में जिसमें उसे जाना चाहिए था, उससे वो बेंड कर जाती है। तो जैसे हमने अपना रिफ्लेक्शन के केस में जहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके जाती है उस पर हम एक नॉर्मल पॉइंट डाल देते थे, नॉर्मल लाइन डाल देते थे जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती थी। सेम वो भी यहाँ भी हम वही करते हैं, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो देखेंगे हम कि वो जो रे है वो देखते हैं कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो लाइन है उसके टूवर्ड्स वो मूव करती है। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाता है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है। तब पहला जो लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये तीनों पॉइंट जो हैं, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इंसिडेंट आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का पॉइंट, और ये हमारे नॉर्मल, ये तीनों एक सेम प्लेन पे है। लेकिन जो हमने रिफ्लेक्शन वाला लॉज देखा था उसमें देखा था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें देखा था। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आई जो है आई आर के बराबर नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड केस, सेकेंड केस जो है कि रेशियो ऑफ साइन आई। अब आई जितना एंगल बना रहा है और आर जितना एंगल बना रहा है, उसका जब हम साइन के टर्म्स में वैल्यू निकालते हैं और साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो सेकेंड लॉ हमने देखा भी पीछे, जब हम साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर को डिवाइड करते हैं तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल ये एयर है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 हमारा ग्लास है। ठीक है, तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कुछ अलग है और मीडियम 2 में जाके चेंज हो जाएगी। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है उसको डिवाइड अगर हम करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से, तो भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी क्या आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आएगा। और सिमिलरली अगर हम या तो साइन आई निकाल के, साइन आई और साइन आर निकाल के वो डिवाइड कर देंगे तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमें निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ मटेरियल्स हैं उनके देख लेते हैं। ये एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी है पर एक जनरल आइडिया आपको रखना है। डायमंड जो है उसकी जो है सबसे ज़्यादा है, और एयर में सबसे कम होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, ये टेबल एक बार बस जस्ट याद रखिएगा किसका किससे ज़्यादा है वो है, एग्जैक्ट वैल्यू उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन में जब देखा था तो 2 मिरर्स देखे थे, स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे, वैसे रिफ्रैक्शन में भी हम स्फेरिकल लेंसेज देखते हैं। यहाँ पे हम लेंसेज देखते हैं। मिरर क्या था कि अगर एक ट्रांसपेरेंट सरफेस को पॉलिश कर दें तो मिरर हो जाता था। लेंस क्या है, वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो जो 2 थिक लेंसेज को जब हम कंबाइन करते हैं तब वो बनता है। तो 2 तरह के लेंस बेसिकली हैं हमारे पास, एक है कन्वेक्स लेंस, दूसरा है कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और जो कॉनकेव लेंस है उसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस जो आप होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है, जो उसका सेंटर होता है, अगर आप उसको सेंटर से टच करेंगे तो वहाँ पे वो मोटा होता है, सेंटर में उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और अगर ऊपर की तरफ उसको आप टच करेंगे तो वहाँ पे जो थिकनेस होती है वो पतली होती है। तो अगर फिजिकली आपको हाथ में कोई लेंस अगर पकड़ा दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो आप कैसे पता करेंगे? अगर उसकी थिकनेस बीच में ज़्यादा है तो वो एक कन्वेक्स लेंस होगा, और अगर उसकी थिकनेस बीच में कम है और ऊपर के साइड ज़्यादा है तो वो क्या होगा, एक कनकेव लेंस होगा। तो ये इसकी फिजिकल एस्पेक्ट है कि कैसे आप एक लेंस को वैसे टच करके बता सकते हैं कि वो एक कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कन्वेक्स लेंस को, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग करते हैं। ये क्यों कहते हैं, ये जब अभी हम रे डायग्राम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब हम प्लेस करते हैं तो इमेजेस कैसे कैसे बनती है, उसमें देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जा रहा है और जो कॉनकेव है उसको डाइवर्जिंग क्यों कहा जा रहा है। इसमें भी सेम वही जैसे मिरर में था, हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी और इसमें जो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये हमारा यहाँ होगा। इसको 2f कह सकते हैं क्योंकि अब पता है, हमने पढ़ा था वहाँ पे मिरर में कि फोकल लेंथ से इसका डिस्टेंस और फोकल लेंथ से यहाँ तक का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो सेम होता है। और यहाँ जो O है, इसको वहाँ पे हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल पॉइंट P से डिनोट किया था, यहाँ पे हम उसको O को कह देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। वो जो स्पेरिकल लेंस है ये उसका सेंटर है, और ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लेंस एक स्फेयर का पार्ट है, तो ये जो सेंटर है वो उस पूरे स्फेयर का एक सेंटर है। ठीक है, और बाकी सब वही जो हमने मिरर में पढ़ा था सिमिलर है, बस ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको एक O हो जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। बाकी फोकल लेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर वही रहता है। अब एक एक करके हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस से। पहला केस देखते हैं, सेम वही जैसे मिरर में था हमने केसेस देखे थे, वो भी सेम लेंसेज में सेम वही वाला उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इसमें क्या लग रहा है आपको, इन्फिनिटी पे रखा है हमने और इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जब लाइट आएगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज जो आपकी बनेगी एट फोकस। देख सकते हैं रेस जो है ये मीडियम इसमें आई, यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन होके ये इसमें यहाँ पे आ रही है, मीट कर रही है सब फोकल लेंथ पे मीट कर रही हैं। इमेज साइज़ जो होगा ये काफ़ी डिमिनिश्ड होगा, काफ़ी छोटा होगा पॉइंट साइज़, और जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड पिछली क्लास में हमने देखा था कि रियल इमेजेस वो होती हैं जो कि एक्चुअल में दिख रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टी। अगर ये सीधी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज आपकी उल्टी बनेगी, तो वो इन्वर्टेड हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल आपने जनरल लाइफ में देखा होगा, अगर आपने वो क्या कहते हैं अपना मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया है। मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर एक एक्सपेरिमेंट छोटी क्लास में या कभी आपने जनरल लाइफ में अपने किया हो कि अगर आप सन रेज़ आ रही हैं, सन रेज़ फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी से हमने लिया कि इन्फिनिटी पॉइंट से वो लाइट आ रही है, सन रेज़ जो है वो इन्फिनिटी से अपनी लाइट आ रही है, और ये बीच में हमारा जो है क्या कहते हैं अपना मैग्नीफाइंग ग्लास हमने रख दिया है और एक पेपर शीट हमने रख दी है। अब आप जब देखते हैं, अब लाइट को आप जब पास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आप अगर उसको एडजस्ट करें, ऐसे एडजस्ट करें कि जो जितने भी रेज़ हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल करने लग जाएं, तो आप देखेंगे अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को कुछ समय तक वहीं पे रोक के होल्ड करके रखते हैं तो वो जो पेपर का पीस है वो जलने लगता है। तो उसमें क्या है, जो सारी लाइट रेज आ रही हैं उसको हमने क्या कर दिया, एक ही पॉइंट पे फोकस कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर दिया। तो जो सब लाइट अभी अलग अलग आ रही थी, अलग अलग जो रेज आ रही थी, उस सारी रेस को जब हम एक पॉइंट पे फोकस कर देंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसी वजह से वो जो पेपर है उसमें वहाँ पे आग लग जाती है। अब अभी हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, ये भी एक एग्जांपल है कि क्यों इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो रेज आ रही हैं उनको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके मीट करवा दे रहा है। और अभी कॉनकेव को क्यों डाइवर्जिंग कहते हैं वो जब उसका इमेज केस देखेंगे तो उसमें देखेंगे। तो केस 1 हमारा हो गया।
अब केस 2 देखते हैं। अब इन्फिनिटी है, अब इन्फिनिटी से धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम कहाँ पे इन्फिनिटी से अब लेके आ गए हैं बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f कह सकते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उससे पीछे अब हम ऑब्जेक्ट को लेके आ गए हैं। तो अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी, अब वो पहले इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी, अब इमेज जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी यहाँ से। ठीक है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो अब यहाँ से आगे जाएगा, और जो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो अब धीरे धीरे आगे ला रहे हैं। तो जो इमेज की पोजीशन यहाँ पे बनेगी वो बनेगी बिटवीन f एंड 2f। ये फोकल लेंथ जो हमारा राइट साइड पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच में बनेगी। साइज़ जो होगा इसका डिमिनिश्ड होगा, पिछली वाली बहुत ज़्यादा छोटी थी, एकदम थोड़ा विजिबल उतना आसानी से नहीं होती है, लेकिन जो ये वाली रहेगी ये थोड़ा विजिबल रहेगी उसके कंपैरिजन में। नेचर इसका भी वही है, रियल है। आप देख सकते हैं आगे मीट कर रही है राइट रेस, तो रियल इमेज। इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट का साइज़ ऊपर है, इमेज लेकिन बन रही है नीचे की तरफ। सेकेंड केस हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में और अब हम आगे ले आते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो अब हम ले आए हैं एट 2f, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए। तो इस केस में कहाँ बनेगा, इस केस में इमेज जो बनेगी वो राइट साइड पे एग्जैक्ट जो उस तरफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी के जस्ट नीचे बनेगी। और साइज़ भी जो होगा ऑब्जेक्ट इमेज का वो सेम, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की इमेज बनेगी। तो पोजीशन क्या होगी, सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बनेगी, और साइज़ भी सेम रहेगा। नेचर जो होगा वो तो रियल एंड इन्वर्टेड, वो तो दिख रहा है। ठीक है, अगला केस, फोर्थ केस लेते हैं। अब और आगे ले आते हैं, अब 2f से और आगे आ गए। तो अब 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो जब यहाँ पे रखते हैं तो अब और इमेज आगे जाएगी। तो पहले कहाँ पे थी, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, अब इससे आगे जाके इमेज बनेगी। ठीक है, बियॉन्ड 2f बनेगी, 2f के आगे, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है। साइज़ जो होगा वो एनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ देख सकते हैं, इमेज जो बन रही है उससे बड़ी बन रही है। नेचर जो रहेगा सेम, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। फिफ्थ केस अपना देखते हैं, और आगे लेके आते हैं। अब हम फोकल लेंथ पे रख देते हैं। तो फोकल लेंथ पे अब हम रखेंगे, एक रे तो हमारी यहाँ से निकल गई, फोकल लेंथ से पास हो गई, दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए, तो ये समवेयर आगे जाके, देखने में ऐसे लग रहा है पैरेलल है, बट इस समवेयर आगे जाके रेज कहीं मिलेंगी, मीट करेंगी, तो वो इमेज आगे जाके हम अज्यूम करते हैं कि समवेयर अराउंड इन्फिनिटी वो इमेज बनती है। ठीक है, और जो साइज़ होता है वो हाईली एनलार्ज होता है। अब जैसे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे जितना नीचे हम जाते जाएंगे तो साइज़ का जो है वो उतना बढ़ता जाएगा। तो समवेयर आगे आगे इसको एक्सटेंड करते जाएं, समवेयर आगे जाके कहीं मिलेगी, तो जो साइज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर फोकल लेंथ पे रख देंगे कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो हाईली एनलार्ज इमेज बनती है। नेचर जो हो गया रियल एंड इन्वर्टेड होता है, दिख रहा है रियल है, इन्वर्टेड है। लास्ट केस इसका देखते हैं, सिक्स केस। ये एक एक्सेप्शन है। अब इसमें और आगे, अब हम आ गए फोकल लेंथ से भी आगे आ गए। अब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर जो है ओ, इसके बीच में अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो पहली रे तो यहाँ से निकल के फोकल लेंथ से पास हो गई, दूसरी रे यहाँ से जा रही है, लेकिन जो रे है वो देख रहे हैं कि एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे पिछले वाले केस में तो थोड़ा पैरेलल था, साथ चल रही थी, वो आगे जाएगी, लेकिन इस केस में दिख रहा है कि एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। तो ये आगे जाके एक्चुअल में ये रेज नहीं कहीं मीट करती है, तो ये एक रियल इमेज नहीं बनती है। तो ये हम एक्सटेंड कर देते हैं, दोनों रेस को जब एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पीछे ये मिरर में जाके मिलती है। तो इसीलिए ये जो इमेज बनेगी ये एक वर्चुअल इमेज होगी, और साइज़ जो होगा इसका साइज़ भी एनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, लेकिन जो इमेज की पोजीशन होगी वो सेम साइड पे होगी, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसी साइड पे इसकी इमेज भी बनेगी। और जो इसका नेचर ऑफ इमेज है वो भी बता दिया आपको कि वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट रहेगी। इरेक्ट मीन सीधी। बाकी जितने हमने 5 केसेस में देखे क्या था, उल्टी इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टी है, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है। तो ये एक एक्सेप्शन जो है, ये जब हम फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसी इमेज बनती है। ठीक है, अगला चलते हैं, कॉनकेव लेंस हमारा देख लेते हैं। पहला केस उसका, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। अब इन्फिनिटी से रे आपको दिख रही है आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, रे जो है डाइवर्ज कर जाती है। अब ये यहाँ पे आगे फोकल लेंथ पे नहीं जाके ये इसको डाइवर्ज कर देता है, ये दूर चली जाती है, सेकेंड रे और दूर चली जाती है। तो इसलिए अब हम इसको कहते हैं डाइवर्जिंग रेस। कॉन्वेक्स लेंस था उसमें रेस क्या हो रही थी,
एक पॉइंट पे आके आगे मीट कर रही थी, लेकिन इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर दूर चली जाती हैं ये। इस केस में क्या होता है, वही जैसे वर्चुअल इमेज हम करते हैं कि इस रे को पकड़ के एक्सटेंड कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे, जहाँ पे दोनों मीट कर जाएगी वहाँ पे इमेज बन जाती है। तो ये जो पहली है, पहले केस में ये फोकल लेंथ पे मीट करती है, तो जो पोजीशन हो जाती है एट फोकस हो जाती है, और ये काफ़ी छोटी होती है इमेज, पॉइंट साइज़ की। नेचर जो होता है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कॉनकेव लेंस में जितनी भी इमेज बनेंगी, आगे भी एक और है, वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहती है सारी, ठीक है। सेकेंड केस अभी इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लेते हैं। अब इन्फिनिटी से मीन्स आप बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर से लेके इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, तो यही वाला सेम यही केस बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहली रे आपकी आई, डाइवर्ज हो गई, दूसरी रेज आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए इधर जा रही है, तो आगे तो इनका कहीं मिलने का कुछ है नहीं, और जब तक कि मीट नहीं करेंगी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इस केस में फिर वही हम एक्सटेंड कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है लाइट रेज हमारी मिल जाती है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। साइज़ जो होता है, पिछली वाली बहुत ज़्यादा छोटी थी, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती है। नेचर जो होता है वर्चुअल, इरेक्ट वर्चुअल, क्योंकि यहीं आगे ही बन जा रही है, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। साइज़ इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी जो बन रही है वो सीधी है, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस का, और कॉन्वेक्स लेंस का हो गया है यूजेज। जैसे अभी हमने देखा कि कॉनकेव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। तो इसलिए इसका जो यूज़ होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, टॉर्चेस में होता है, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजना है, ठीक है। और जो जिस केस में हमें लाइट को फैलाना है, दूर करना है, तो उस केस में हम कौन सा लेंस यूज़ कर लेंगे, आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेंगे, सॉरी कॉनकेव लेंस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जब लाइट को फैलाना है तो कॉन्वेक्स लेंस, और जब लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। या इमेज को अगर मैग्नीफाई भी करना है, बड़ा भी करना है, जैसे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं देखने के लिए, या मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, दो केसेस ये हमारे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट एक इसी का कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ लेंस। एक हमने पावर पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर में, उसमें एनर्जी के टर्म्स में जो पावर हमने देखा था, ये वाला पावर जो है ये लेंस का पावर अलग होता है। पावर ऑफ लेंस में हमें क्या पता चलता है कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। जैसे हमने देखे दो लेंस देखे, कॉन्वेक्स लेंस देखा और कॉनकेव लेंस देखा। अब हर लेंस की अलग अलग क्षमता है कि वो किस रेट से, किस क्षमता से वो जो रेज आ रही हैं उनको डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। तो उसी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसी को हम कहते हैं कि वो लेंस की पावर है। आपको जैसे चश्मा भी सबको अगर आप पहनते हैं तो सबको अलग अलग पावर का लगा होता है, तो क्यों ऐसा होता है वो भी हम देखते हैं। पावर का जो फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला, ये होता है 1/4 फोकल लेंथ। मतलब रेसिप्रोकल जब आप फोकल लेंथ का ले लेंगे तो वो उस लेंस की पावर निकल के आ जाती है। एसआई यूनिट क्या होगी, जब फोकल लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं तो 1, और ये फोकल लेंथ की हमें पता है ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो पर मीटर होती है, और पर मीटर को ही हम क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। तो डी जो है, डी से डिनोट करते हैं। अगर आप चश्मा आपने पहना हो तो प्रिस्क्रिप्शन अगर डॉक्टर का देखेंगे तो आप उसमें यही पाएंगे कि जो भी पावर आपका लिखा होगा प्लस में माइनस में, वो आपका किस में होगा, डायोप्टर, आगे यूनिट जो लिखी होगी वो डी लिखी होगी। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर आपने देखा होगा कि किसी का पावर रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, +2.5 +1.5, और किसी का पावर आपने देखा होगा नेगेटिव में रहेगा। तो अगर आपकी पावर पॉजिटिव में है तो आपको कन्वेक्स लेंस लगा है, और अगर आपकी पावर नेगेटिव में है तो आपको कॉनकेव लेंस लगा है। अभी जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस किनको लगता है, क्यों यूज़ किया जाता है, और कॉनकेव लेंस जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन आई। ये रहा हमारा ह्यूमन आई का डायग्राम, और ये सारे पार्ट्स जो जो उसमें होते हैं एक एक करके हम जानेंगे कि सबका कार्य क्या है, क्या काम है। एक शेप अगर आप वैसे देख पा रहे हो तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि कैसा शेप है, ये एक तरह का आप स्फेरिकल शेप देख सकते हैं कि जो हमारी आई है एक तरह का स्फेरिकल शेप है। तो जो स्फेरिकल शेप है इसका डायामीटर भी कुछ होगा, तो जो डायामीटर होता है एवरेज जो सबका कंक्लूड किया गया कि 2.3 सेंटीमीटर के अराउंड, जो कि एक कॉमन है, जो कि पाया जाता है आई का डायामीटर। ये चेंज भी हो सकता है एजिंग के साथ, जब लोगों की एज हो जाती है या कुछ आपका आई बॉल के साइज़ में चेंज आए तो डायमीटर चेंज भी हो सकता है वो। लेकिन जो अगर एक्चुअली अगर आपकी नॉर्मल आई है तो उसका जो डायमीटर होगा समवेयर अराउंड 2.3 सेंटीमीटर होगा। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं।
पहला जो हमारा है कॉर्निया से स्टार्ट करते हैं। कॉर्निया जो होता है एक पतली सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ये जो हमारे आई के ऊपर लगी होती है, जिससे कि लाइट यहाँ पे जब लाइट एंटर करती है तो जो सबसे पहला जो फेज़ होता है वो कॉर्निया उसको आता है, कॉर्निया से जाके वो लगती है। और ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, पतली सी बहुत होती है। अगर कभी आपने बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा हो या कभी आप देखेंगे तो एक एनाटॉमी अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे आँखों की, तो एक पतला सा जो है वो शीट टाइप का वो होता है, वही कॉर्निया होता है वो। आगे जो है फिर हमारा यहाँ पे हमारा अगला आता है वो लेंस आता है। सेकंड जो है लेंस, अभी जैसे हमने पढ़ा कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, वो क्या कर रहे हैं, वो लाइट आ रही है तो लाइट को क्या कर रहे हैं, लाइट का जो है फोकस को एडजस्ट कर रहे हैं वो लेंस लगाने से। अगर लेंस नहीं रहता तो लाइट ऐसे जा रही है तो ऐसे ही आगे ही चलती चली जाए, आगे चलती चली जाए या इधर उधर चली जाए। लेकिन जब लेंस लगा देते हैं तो वो उसके फोकल लेंथ को जो है उसकी डायरेक्शन को एडजस्ट करता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, अगला जो चीज़ है हमारे पास वो है आइरिस है, नेक्स्ट पार्ट जो है। अब आइरिस का काम क्या है, ये एक तरह का मस्कुलर डाइफ्रेम है। ठीक है, इसका काम वैसे क्या है कि ये जो प्यूपिल होता है ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल को कंट्रोल ये कैसे करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर खड़े हैं, डे में सनलाइट है, तो उस केस में सन की लाइट जो है काफ़ी सफिशिएंट लाइट आती है। तो जो आइरिस होता है वो क्या करता है, वो प्यूपिल जो है प्यूपिल को छोटा कर देगा। जब वो प्यूपिल को छोटा कर देगा तो जो लाइट रेज आप बाहर से आ रही हैं वो ज़्यादा लाइट रेज नहीं आएंगी, कम आएंगी, क्योंकि जगह उसने कम कर दी है। क्योंकि ऑलरेडी लाइट इतनी ज़्यादा वहाँ पे सफिशिएंट लाइट है, बाहर सनलाइट इतनी है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी तो आपके जो मेम्ब्रेन है इसको, रेटिना को, इसको डैमेज कर सकती है। तो इसलिए आइरिस जो है उसको छोटा कर देता है। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आप डे लाइट में है, सनलाइट से आप किसी डार्क रूम में हल्का, जिससे लाइट कम है बाहर से, जिस भी रूम में आप एंटर करते हैं तो आपको देखने में दिक्कत होती है तुरंत। तो उसका कारण यही है कि आइरिस जो है वो उसने प्यूपिल को छोटा कर दिया है, तो कम लाइट जा रही थी। लेकिन जब आप कमरे में आए तो कमरे में बाहर जितनी सफिशिएंट लाइट नहीं है, तो इसलिए जो आइरिस होता है वो दोबारा से क्या करता है, प्यूपिल के साइज़ को एडजस्ट करके वो धीरे धीरे उसको बढ़ाता है, ताकि लाइट रेज हैं जो वो और आपकी आंखों में आ सके, ताकि ऑब्जेक्ट्स आपको अब उस रूम के अकॉर्डिंग जो लाइट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सके। ऐसे सिमिलरली अगर आप अपने रूम में बैठे हैं और अचानक से लाइट कट जाती है तो जो इंस्टेंटली जैसे ही कटती है तो एकदम ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ नहीं नज़र आता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे आपका आइरिस फिर से उसको, आँखों को, प्यूपिल को बड़ा करेगा थोड़ा सा, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको हल्का हल्का नज़र आती हैं कि क्या कहाँ पे रखा हुआ है। तो आइरिस का क्या काम है, वो प्यूपिल के कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज़ को। और प्यूपिल क्या है, प्यूपिल वो है जहाँ से क्या हो रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आएगी जाएगी वो कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ से प्यूपिल से लाइट एंटर अंदर कर गई। अब एंटर जब अंदर यहाँ से लाइट अप कर गई है, तब लाइट कहाँ जाती है, तब लाइट सीधा आपकी लेंस से, यहाँ से होते हुए जब लेंस से आपकी वो हुई तो अब ये सीधा जो है लेंस इसको यहाँ पे फोकस कराता है, रेटिना पे फोकस कराता है। अब रेटिना जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही लाइट, बाहर की लाइट इन पे पड़ती है, ये जो सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, चालू हो जाएंगे। और ये क्या करते हैं, एक तरह का इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। और यही जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ये ऑप्टिकल नर्व के द्वारा ब्रेन तक भेजा जाता है। जब हमने साउंड वाला चैप्टर भी पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जो कानों में हमारे जो साउंड आ रहा है वो साउंड एनर्जी के फॉर्म में आता है। लेकिन जब वो रिफाइन होते होते जो फाइनल जब पहुंचता है लास्ट स्टेज में, तो उसको भी वो क्या, वहाँ पे किस में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जा रहा था। और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर तब वो ब्रेन तक जाता था। अब बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा बॉडी है उसमें जो न्यूरॉन्स है, जो भी सिग्नल का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, और उसको ट्रांसफ़र का काम जो करता है वो न्यूरॉन करता है। तो जो भी चाहे लाइट हो, वो साउंड हो, उसको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तब ब्रेन उसको जो है समझ पाता है। जैसे रेटिना पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट सेल्स क्या हुए, एक्टिवेट हुए, उन्होंने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है फर्दर वो ऑप्टिकल नर्व जो है, जो कि जाके ब्रेन से कनेक्ट होगी और ब्रेन को सिग्नल देगा, और वहाँ से फिर जो इमेज है वो आपकी फॉर्म होगी। अब जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वो एक रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो आई में इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। लेंस देखा हमने, प्यूपिल देखा, कॉर्निया देखा, आइरिस देखी, रेटिना देखा।
ऑप्टिकल नर्व देखा। अब एक सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? सिलेरी मसल्स जो है ना, ये साइज़ को हमारे कंट्रोल करती हैं, और जब ये साइज़ को कंट्रोल करती हैं तो जब ये बढ़ती हैं या घटती हैं तो इससे फोकल लेंथ में जो है वो चेंज आता है, जो लेंस है इसके फोकल लेंथ में चेंज आता है। तो ये सिलेरी मसल्स बढ़ती और घटती क्यों है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, फॉर एग्जांपल जब आपको दूर की ऑब्जेक्ट देखना है, जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या होती हैं, पतली हो जाती हैं। जब वो पतली हो जाती हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है। जब फोकल लेंथ इंक्रीज़ होगा तब आप डिस्टेंस की चीज़ें अच्छे से देख पाएंगे। और सिमिलरली जैसे आप डिस्टेंस की चीज़ देख रहे हैं, अब फिर आपने अचानक से बुक उठा ली, अब बुक उठाएंगे जब आप, तब सिलेरी मसल्स क्या करेगी, वो अपने आप को धीरे 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 थिक कर देगी, वो मोटी हो जाएगी, और जब मोटा हो जाती है तो उससे जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, घट जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये सिलेरी मसल्स का क्या काम है, ये कंट्रोल करती है कर्वेचर ऑफ द आई को, और उससे फोकल लेंथ हमारी या तो बढ़ती है या तो घटती है। वो डिफरेंट केस में, अगर दूर देखना है तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, मसल्स थिन हो जाएगी, और अगर उसको आपको पास की चीज़ें देखनी है तो जो वो है ये सिलेरी मसल्स वो थिक हो जाएंगी, और जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखते हैं कि हमारी आँखों में जो समस्याएं आ जाती हैं और चश्मा जो लग जाता है तो किन किन कारणों से चश्मा लगता है और कैसे वो करेक्ट होते हैं वो देखते हैं। पहली चीज़ मायोपिया देखते हैं। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें होता है क्या है कि आपको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो क्लियरली दिखते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली आपको नहीं नज़र आते हैं। तो ऐसा कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल ये हम एक नॉर्मल आई है, लाइट आई लेंस से पास हुई, रेटिना पे फोकस हुआ और इमेज फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर कोई मायोपिया से सफ़र करता है तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है लाइट आई, ये रेटिना पे बनने की बजाय जो लाइट है वो रेटिना से आगे ही इंटरसेक्ट कर जाती है। तो इस वजह से जो इमेज होती है, जो दूर की इमेज होती है ऐसे लोगों को, वो ब्लरी दिखाई देती है। कारण क्या होता है इसका? रीज़न है कि आपकी आई बॉल्स जो हैं उनका शेप जो है या तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है या तो वो ओवल शेप की हो गई हैं, इस वजह से राउंड नहीं रह गई। तो इस वजह से ये होता है कि जो लाइट आ रही है वो रेटिना पे नहीं जाके आपके आगे ही वो हो जाती है। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं? करेक्ट इसका होता है कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के आगे कॉनकेव लेंस अगर हम रख दें, जैसे ये मायोपिया का डिफेक्ट है तो क्या हो रहा है, ये रेटिना है, रेटिना से पहले ही लाइट जो है मीट कर जा रही है, तो इससे ब्लरी इमेज एक बन रही है। लेकिन जब कॉनकेव लेंस लग जाता है तो जो ये अपना लाइट आ रही है वो डायरेक्ट रेटिना पे जाके फिर से फोकस होने लग जाती है, तो इमेज इससे अब हमारी करेक्ट बनने लग जाती है। तो इसीलिए जिन लोगों को मायोपिया होता है उनको हमने क्या देखा था, पावर जो उनकी होती है वो नेगेटिव में होती है। कॉनकेव लेंस का भी हमने पढ़ा था पिछले 3 स्लाइड पीछे कि कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है। तो अगर आपको नेगेटिव में पावर है तो इसका मतलब उस पर्सन को क्या है, मायोपिया है, उनको दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो मायोपिया है उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब उनको दूर की चीज़ें तो अच्छी दिखाई देंगी लेकिन उनको पास की चीज़ें जो हैं वो अच्छी दिखाई नहीं देंगी। मायोपिया का उल्टा हो गया इन लोगों को, इनको दूर का अच्छा दिखता लेकिन पास का अच्छा नहीं दिखता। इनके में क्या होता है, ये नॉर्मल आई है, ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई है। इनके में हमारा मायोपिया में क्या हो रहा था कि रेटिना के आगे ही लाइट रेज मीट कर जा रही थी। इनमें क्या होता है, रेटिना से फर्दर चली जाती हैं, रेटिना के आगे चली जाती हैं। ये पहले मायोपिया में रेटिना से पहले मिल जा रही थी, इसमें रेटिना के आगे मैच कर जाती हैं, मिलती हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है कि फोकल लेंथ जो है वो आपकी बहुत बड़ी हो गई है या आई बॉल का साइज़ जो है वो छोटा हो गया है। या तो आपकी फोकल लेंथ जब बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो फिर आई बॉल का साइज़ जो है वो आपका छोटा हो गया है, वो नहीं, तो वो इसका कारण है कि आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। करेक्शन, उसमें कॉनकेव लेंस लगता था, इसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस लग जाता है। कॉन्वेक्स लेंस लग जाता है, पहले आगे यहाँ पे लाइट रेज मीट कर रही थी, अब जब लग जाता है तो वापस रेटिना पे हो जाता है, इमेज आपकी जो है वो क्लियर हो जाती है। और इस केस में जो पावर होती है लेंस की वो पॉजिटिव होंगी। तो अगर आपका पॉजिटिव पावर लिखा हुआ है लेंस का तो इसका मतलब उनको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है और कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अब एक आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये उन लोगों को है जिनको दोनों समस्या है, इनको मायोपिया भी है, इनको हाइपरमेट्रोपिया, मतलब ना ही दूर का दिख रहा है ना ही पास का दिख रहा है। कारण क्या है, बेसिकली ये इनका जो प्रॉब्लम ये वाला रहता है, ये ज़्यादातर आपको तब होता है जब धीरे धीरे एज होने लग जाती है। तो जब एज होती है तो जो सिलेरी मसल्स हमने पढ़ी थी जो कि फोकल लेंथ को बढ़ाती है या कम करती है जिससे हम दूर का और पास का देख पाते हैं,
वो कमज़ोर हो जाती है। वो मसल जब कमज़ोर हो जाती है तो उससे हमें दूर का पास का देखने में दोनों की दिक्कत आती है। तो मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है ऐसे लोगों को। जैसे अगर नॉर्मल विजन है ये आपकी प्रेसबायोपिक, आप इसमें देख सकते हैं कि पास का भी क्लियर नहीं दिख रहा है और दूर का भी क्लियर नहीं दिख रहा है इनको। तो इनका करेक्शन कैसे होता है? तो इनको दोनों लेंस दिए जाते हैं, कॉनकेव लेंस भी और कॉन्वेक्स लेंस भी दिए जाते हैं। तो जो अपर पोर्शन होगा, अगर आपके घर में कोई एजेड पर्सन है जिनको ये दिक्कत है, तो अगर उनका आप लेंस देखेंगे तो जो ऊपर होगा वो कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? दूर की चीज़ों को क्लियरली देखने में मदद करता है। तो कैसे? जब आप, और जो नीचे लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आंखें आपकी नीचे की तरफ रहती हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस से लाइट होते हुए आपके आएगी तो आपको पास का भी दिखेगा। और जब आप आगे देखना है, सामने देखना है, तो आप ऊपर की तरफ करते हैं आंखों को, तो जो कॉनकेव लेंस है वो यूज़ में आता है, तो उससे डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर नज़र आते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है? बाइफोकल लेंथ हम देते हैं, लेंस जो लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो हैं, सॉल्व करते हैं उनको। कि ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, ह्यूमन आई किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को किस पे फॉर्म करती है? कॉर्निया, प्यूपल, रेटिना, आइरिस। ट्राई करिए उसको, अभी अभी पढ़ा है। करेक्ट आंसर रेटिना होगा, रेटिना पे ही इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, अभी डायग्राम में हमने देखा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज ड्यू टू, आई की फोकल लेंथ में चेंज इनमें से किसके कारण हो रहा है? प्यूपिल के कारण हो रहा है, रेटिना के कारण हो रहा है, आइरिस के कारण हो रहा है, सिलेरी मसल्स के कारण हो रहा है? रेटिना तो होगा नहीं क्योंकि उस पर तो इमेज फॉर्मेशन हो रही है। प्यूपिल और आइरिस, प्यूपिल और आइरिस का इनका क्या काम है कि कितनी लाइट एंटर करेगी ये कंट्रोल करते हैं ये, ना कि फोकल लेंथ कंट्रोल करते हैं। फोकल लेंथ कौन कंट्रोल करता है? सिलेरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि प्यूपिल और आइरिस, जो बाहर से लाइट आ रही है वो कितनी लाइट कितनी अमाउंट में आएगी उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो सिलेरी मसल्स है, वो जो है वो फोकल लेंथ को जो है घटाती है या बढ़ाती है। ठीक है। नेक्स्ट एक दो और छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, छोटी क्लास में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो या अभी भी चाहे आप कर सकते हैं, या एक जनरल इसका एग्जांपल हम देखेंगे अभी रेनबो का, कि जब वाइट लाइट जो है ग्लास प्रिज्म से जब पास की गई तो क्या देखा गया? वो जो लाइट थी वो 7 बैंड ऑफ कलर्स में टूटती है। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, या इसको नीचे से अगर पढ़ें तो विबग्योर हो जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेनबो के जो कलर्स होते हैं। तो यही जो ब्रेकिंग ऑफ लाइट है, ये कंपोनेंट ऑफ कलर्स में जब टूटती है तो इसी को हम कहते हैं क्या? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो उसमें कंपोनेंट और उसके कलर्स हैं जब वो उसमें निकल के आती है, टूटती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि लाइट का अब क्या हो गया है? डिस्पर्शन हो गया है। रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम बेंड करती है, और वायलेट लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा बेंड करती है। इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये रेड लाइट है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो ये बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हुआ, यहाँ से निकली बस इतने पे आगे चली जा रही है। लेकिन जो वायलेट लाइट है यहाँ से आ रही है, अब वायलेट लाइन में आप देख सकते हैं धीरे 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 नीचे 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 ज़्यादा जाती जा रही है, तो वायलेट लाइन जो है वो ज़्यादा बेंड करती है। तो उसका कारण क्या है? तो वायलेट लाइट जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, और रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। अभी आगे और वेवलेंथ वाला हम देखते हैं कॉन्सेप्ट जो है। उससे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो है वो इसी पैटर्न पे हो रहा है। लाइट का डिस्पर्शन जब हो रहा है तो रेनबो फॉर्मेशन होता है। रेनबो में कौन से कलर होते हैं? विबग्योर, जो देखा हमने यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है? लाइट रेज, सन की लाइट रेज आती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, जब बारिश होती है तो हवा में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं, ठीक है, नमी रह जाती है। तो उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल से जब वाइट लाइट पास करती है तो एक ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करता है और वो अपने 7 कलर्स में ब्रेक डाउन कर जाती है। और वही जब 7 कलर्स में ब्रेक करती है तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो एक रेनबो फॉर्म करते हैं। रेनबो जो फॉर्म करेंगे वो सन रेस जिस डायरेक्शन से आ रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। और कलर जो उसमें होते हैं वही सेम, जो वाइट लाइट में जो कलर्स हैं वही सेम, ये 7 कलर्स आपके नज़र आते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। अगर आपने कभी आग जलते हुए देखा हो गांव में या शहर में कभी, तो जब ये जलती है, आग जलती है, तो इसके ऊपर जो है क्या हो रहा है? जो एयर है, अब धीरे धीरे इसके ऊपर की एयर जो होती है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो जब ये गर्म हो जाती है तो इस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जो इसके अराउंड है, आसपास है, वो तो अभी भी हवा ठंडी है। अब इससे थोड़ा सा आगे 10 कदम या 2 कदम आप 4 कदम आगे जाएं तो वहाँ पे तो हवा ठंडी रहेगी, सिर्फ इसके पास ही हवा जो है वो गर्म है।
तो अब क्या होता है कि मीडियम जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, उस तरफ तो आगे आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ हवा कोल्ड है, लेकिन यहाँ पे जो हवा क्या है वो अब गर्म हो गई है, तो यहाँ पे लेस डेंस है और जो कोल्ड एयर है वहाँ पे ज़्यादा डेंस है। तो अब जब डेंसिटी में फ़र्क आ गया तो हमने रिफ्रैक्शन देखा था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होता है। अब मीडियम यहाँ पे चेंज हो गया है, तो हॉटर एयर लेस डेंस होती है, कूलर एयर ज़्यादा डेंस होती है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि दो मीडियम अब बन गए। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे, जब आग आग जल रही है उसके ऊपर से जो इमेज फॉर्मेशन अगर आप उसके अराउंड देखेंगे तो जो इमेज होती है पीछे बन रही होगी वो फ्लक्चुएट करती है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि अब जो लाइट है वो दूसरे मीडियम से पास होके आ रहा है, तो वही जो होता है वही जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम उसी को कहते हैं। वो जनरल हमें और लाइफ में क्या एग्जांपल्स उसके देखने को मिलते हैं, जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं उनका कारण भी यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कई लेयर्स होती हैं, और कई लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जब अपने एक्चुअल पोजीशन से जब वो आती है तो उसमें रिफ्रैक्शन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से टकराना टकराना करना इतना होता है कि वो आपको इमेज ऐसा लगता है कि उसकी इमेज एक्चुअल इमेज ये है, लेकिन वो नज़र आती है आपको ऊपर और नज़र आएगा। तो वो इमेज में चेंज का कारण क्या होता है? वो रिफ्रैक्शन होता है, इतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होते हुए आती है। और वही एक कारण भी है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, वो बल्ब की तरह जल रहा है बुझ रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या है कि वो इतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है कि वो एक सिंगल फ्लो में आपकी आंखों तक डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही, वो रिफ्लेक्ट होते 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 आ रही है। इस वजह से आपको लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। एक और इसका एग्जांपल है कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट जो होता है, सूरज अभी उगा नहीं है, एक्चुअल में नहीं उगा है, लेकिन वो नज़र आता है, ऐसा लगता है कि वो आ गया है, अपने होराइजन से ऊपर आ गया है। तो उसका भी कारण यही होता है, जब सनराइज एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है, सन रेज आ रही है, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन जब होता है लाइट का तो हमें एक्चुअल पोजीशन इसकी यहाँ होती है, लेकिन हमें ऊपर नज़र आता है। जैसे स्टार के केस में था कि एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, लेकिन जो नज़र आता है वो थोड़ा और ऊपर नज़र आता है। तो वही कारण सनराइज और सन से डिले जो है होता है, वो भी इसी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देख लिया हमने, डिस्पर्जन देखा लाइट का। अब एक लास्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आसमान जो है उसका कलर ब्लू क्यों है, ये क्वेश्चन आप सबके मन में होगा, तो वो देखते हैं इसका कारण क्या होता है। ब्लू कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ जो है, विबग्योर में अब हम देखें, जब अभी देखा था वाइट लाइट, उसमें जो विबग्योर होता है, ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो सबसे कम स्कैटर करता है। तो जब हम विबग्योर में देखते हैं, तो जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे, वॉयलेट से लेके रेड तक जाएंगे, तो जो वॉयलेट की सबसे कम और रेड की जो होती है सबसे मैक्सिमम होती है वेवलेंथ। और एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि छोटे 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 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से जब सन की रेज आ रही हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा रही हैं, तो ऐसी लाइट जिनकी वेवलेंथ जो होती है कम होती है वो स्कैटर कर जाती हैं, वो इन मॉलिक्यूल से टकराने के बाद फैल जाती हैं। तो इसी वजह से आपको देखेंगे वाइट एंड ब्लू इस टाइप का कलर नज़र आता है। लेकिन रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्कैटर नहीं करेगी, वो स्कैटर नहीं करेगी। उसका एक देखते हैं एग्जाम्पल कि जो सन का कलर होता है, जब वो सनसेट होता है और सनराइज़ होता है तो वो रेड होता है। आपने देखा होगा कि जब सुबह सुबह का सूरज या शाम का जब ढलने वाला है तो सूरज का कलर रेडिश रेडिश होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब सूरज उग रहा है तो ये क्या है, होराइज़न पे है अभी, ठीक है। तो जो होराइज़न पे है तो हमसे देखिए कितने दूर डिस्टेंस पे है, दूर है काफ़ी है। तो जब इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है लाइट रेस को, तो जब आती है ये तो ज़्यादा डिस्टेंस है तो ऑब्वियस है रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो बाकी की लाइट होती है इसकी वाइट लाइट ही आ रही है, लेकिन जो बाकी की विबग्योर वाली लाइट है ये ज़्यादातर स्कैटर कर जाती है। और रेड जो होती है, रेड या ऑरेंज जो वाली लाइट है, ये वाली लीस्ट स्कैटर करती है। इसलिए जो सुबह सुबह हम देखते हैं हमको कलर जो है थोड़ा रेडिश नज़र आता है। लेकिन जब आप दोपहर में देखेंगे तो दोपहर में डिस्टेंस कम होता है, तो डिस्टेंस जो है कम हो जाता है सन का। अब आपको पता है कि जो अर्थ का शेप है वो कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, वो जो ऊपर है पोल पे है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि वो थोड़ा बल्ज होता है, ऊपर से थोड़ा सा चिपटा होता है, बीच से थोड़ा सा फैला हुआ है। तो ऊपर से डिस्टेंस जो है वो सरफेस का क्या होता है, कम होता है, साइड से ज़्यादा होता है। तो जब ऊपर होता है तो ऊपर अब हम देख सकते हैं डिस्टेंस उसे हम तक पहुंचने के लिए कम कवर करना पड़ रहा है वाइट लाइट रेस को। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन जो है, या सॉरी
स्कैटरिंग जो है लाइट की ज़्यादा फैलती नहीं है, इस वजह से हमें थोड़ा येलोइश जो है सन नज़र आता है। लेकिन जब ये हॉराइज़न पे होता है सुबह और शाम को जब फिर इस तरफ होगा तो ये रेडिश नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, उस वजह से स्कैटरिंग जो है बाकी कलर्स का स्कैटरिंग हो जाता है। और रेड जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है ऑरेंज की और फिर येलो की, तो इस वजह से थोड़ा सा रेडिश और ऑरेंजिश सा टोन उसमें आता है जो कलर में आता है। ठीक है, बस अपना आज का ये टॉपिक ये भी ख़त्म हो गया हमारा। 5 चैप्टर्स जो है हमारे इस सीरीज़ में ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ज़्यादा अब नहीं बचा है, फिज़िक्स फिर ख़त्म होने वाला है। तो इसमें आपको कुछ डाउट है आप कमेंट में या ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।